नमस्कार रीडर्स, सारांश बुक ब्लॉग में आप सबका स्वागत है। आज की किताब का नाम है द लॉस्ट सिंबल। आज हम देखेंगे इसका रिव्यू और सारांश। आइए तो देखते हैं इसके रिव्यू में क्या है। श्रीमान ब्राउन एक बहुत ही प्रसिद्ध लेखक है। उनकी लिखी द विंसी कोड यह किताब भी अच्छी खासी प्रचलित है। उनके किताबों के बारे में बहुत ही दिग्गज लोगों ने अच्छी राय बताई है। किताब के ही शुरुआत में लेखक के बारे में जानकारी दी है। यह किताब उन्होंने उनकी पत्नी ब्लीथ को समर्पित की है। उनकी कहानी में वर्णित जगह, इमारतें, रास्ते इत्यादि वास्तव में होते हैं, लेकिन इनके इर्द गिर्द गढ़ी हुई कहानी काल्पनिक होती है। किताब में वर्णित जगहों का इतिहास आपको जानना है तो आपको उनकी किताबें ज़रूर पढ़नी चाहिए। इन सारी चीज़ों के लिए लेखक की पत्नी बहुत मेहनत और रिसर्च करती है, क्योंकि वह ऐतिहासिक कलाकृति और चित्रकला की अच्छी जानकार है। जब भी वह कभी नया विषय अपनी किताब के लिए चुनते हैं, तब उनकी पत्नी का उसके लिए रिसर्च शुरू हो जाता है। बहरहाल द लॉस्ट सिंबल इसकी शॉर्ट मूवी का ट्रेलर आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। प्रस्तुत किताब के लेखक है डैन ब्राउन। मराठी अनुवाद किया है अशोक पाध्ये इन्होंने। प्रकाशक है मेहता पब्लिशिंग हाउस। पृष्ठ संख्या है 712। उपलब्ध है अमेज़न और किंडल पर। यह किताब बहुत लंबी है, इसीलिए इसको पढ़ने में भी उतना ही वक्त लगा। हमें खुशी है कि हम सारांश बुक ब्लॉग देखने वालों के लिए अच्छी किताबें लेकर आते हैं, फिर उसकी पृष्ठ संख्या हमारे लिए मायने नहीं रखती। वैसे भी उत्तम किताबों की श्रेणी में आने वाली ययाति, मृत्युंजय, श्रीमान योगी, जिनकी पृष्ठ संख्या भी 800 से 900 के करीब है, फिर भी इन किताबों का रिव्यू और सारांश भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। इनके वीडियोज़ भी हमारे यूट्यूब चैनल सारांश बुक ब्लॉग पर उपलब्ध है, उसे भी आप एक बार ज़रूर देखें। प्रस्तुत किताब के बारे में जानकारी देते हैं। किताब जैसे ही पढ़नी शुरू की, किताब में कोई थ्रिल नहीं आया, जिसके लिए लेखक की किताबें प्रसिद्ध है। फिर 12-13 अध्याय हो गए, फिर भी कहानी बोरिंग ही लग रही थी। कहानी बहुत धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी, जैसे कोई ट्रेन स्टेशन छोड़ने के पहले चलती है। जब 50 से 55 अध्याय हो गए, तब जाकर कहानी ने रफ्तार पकड़ी। फिर किताब को पढ़े बगैर छोड़ने की इच्छा नहीं हुई। वैसे तो कहानी का नायक रॉबर्ट अपनी होशियारी से सबका मन मोह लेता है, लेकिन साटो जो गुप्तचर संस्था की वरिष्ठ अधिकारी है और जितनी होशियार बताई गई है, उस हिसाब से उसका पात्र पाठकों को नाराज करता है, क्योंकि कहानी का खलनायक मालक एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति है। यह पता होने के बावजूद वह अपने सिर्फ एक एजेंट को रॉबर्ट और कैथरीन के साथ भेजती है। उसे यह लगता है क्या कि पूरी दुनिया को खतरा पैदा करने वाले उस खलनायक को सिर्फ एक एजेंट संभाल लेगा। इसका परिणाम उन तीनों को मौत से रूबरू होना पड़ता है। कहानी का बहुत सा हिस्सा दो पात्रों के संभाषण में ही चला जाता है। जिस पिरामिड के आजू बाजू यह कहानी गुथी हुई है, वह पिरामिड भी कोई खास रहस्य नहीं खोल पाता। पूरी किताब भर जिन गूढ़ और प्राचीन रहस्यों की बात की है, उस हिसाब से लगता है कि कोई बहुत ही अद्भुत रहस्य प्रकट होगा, पर ऐसा कुछ नहीं होता और ऐसे ही वाचकों के हाथ में निराशा आती है। एक बात माननी पड़ेगी, लेखक बहुत ज्ञानी है। उन्होंने बहुत सारे धर्म ग्रंथों के साथ और भी बहुत सी किताबों को पढ़ा है। इसकी प्रचिति उनके किताब में आती है, जहां उन्होंने अपना ज्ञान उड़ेल कर रख दिया है। कहानी के उसी हिस्से में थ्रिल आता है जहां कहानी का खलनायक मालक शामिल है। इस पात्र को लेखक ने बखूबी अंजाम दिया है। चलिए तो किताब के बारे में बहुत जान गए, अभी इसकी कहानी के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। आइए इसी के साथ देखते हैं इसका सारांश। पीटर सोलोमन एक उच्च स्तरीय मेसन पंथीय व्यक्ति है। यह पंथ प्राचीन और गूढ़ रहस्यों का रक्षण करता है। पीटर के पास एक प्राचीन पिरामिड है जो वंश परंपरागत रीति से उसके पास पहुंचा है। इसी पिरामिड को खतरे में जानकर इसकी सुरक्षा के लिए पीटर यह पिरामिड रॉबर्ट को देता है। इस पिरामिड को हासिल करने वाले लोग रॉबर्ट को प्राचीन गूढ़ तरीके से इनविटेशन देते हैं, ताकि रॉबर्ट प्राचीन गूढ़ रहस्यों का द्वार उन्हें ढूंढ कर दे और अपने सबसे अच्छे दोस्त पीटर की जान बचा ले। मालक को ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि रॉबर्ट चिन्ह शास्त्र का प्रोफेसर है और प्राचीन चिन्हों के अर्थ समझ सकता है। रॉबर्ट के पास जो पिरामिड है, उसको हासिल करने के लिए मालक बेकरार है। उसे लगता है कि उस पिरामिड की वजह से वह किसी गुप्त शक्ति के भंडार तक पहुंच सकता है, जिससे वह देवताओं की श्रेणी में आ जाएगा।
इसी पिरामिड की वजह से पीटर को अपना दायां हाथ गंवाना पड़ता है। पीटर की माँ और बेटे जकारी को अपनी जान गंवानी पड़ती है। पीटर की बहन कैथरीन को भी मौत से गुजरना पड़ता है। कैथरीन की पूरी पूंजी उसकी लैब थी, जहां वह नोएटिक साइंस पर बेस अपना संशोधन किया करती थी। वह लैब भी मालक पूरी तरह नष्ट कर देता है। रॉबर्ट को भी वह कॉफिन में बंद करके मार देता है और भी बहुत सारे लोगों को उसकी वजह से अपनी जान गंवानी पड़ती है। आखिर मालक को पीटर के परिवार से इतनी दुश्मनी क्यों? किताब के अंत में जब पीटर के हाथ में बड़ी सी छुरी होती है, उसके बावजूद वह मालक को क्यों नहीं मार पाता, बल्कि उसके मरने पर आंसू बहाता है। कहानी के आखिर में जो सच्चाई वाचकों के सामने आती है, वैसा ट्विस्ट पूरे कहानी में किसी ने भी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा। लेखक की यही खूबी उनकी किताबों को एक श्रेष्ठ श्रेणी में लेकर जाती है। पीटर का कटा हुआ हाथ जैसे ही कैपिटोल इमारत में मिलता है, वैसे ही साटो वहां पहुंच जाती है। उनके पास ऐसे उपकरण बताए हैं जिससे वह अपराधियों का कम वक्त में ही पता लगा लेने में सक्षम है। पीटर का दोस्त बेलामी जिस साटो को अपना दुश्मन मानते हैं, वही साटो उनकी मददगार साबित होती है। पर कैसे? साटो के पास ऐसी कौन सी जानकारी है जिसे दिखाकर रॉबर्ट और बेलामी उस पर विश्वास करने लगते हैं? वह कौन सी बात है जिसे वह बार बार राष्ट्रीय सुरक्षा का मामला बताती है? आखिर वह लॉस्ट सिंबल कहानी के पात्रों को मिलता है या नहीं? क्या वह सचमुच अस्तित्व में है या फिर कहानी के बाकी चीज़ों की तरह वह भी प्रतीकात्मक है? उपर्युक्त सारे सवालों के जवाब आपको किताब पढ़कर मिल जाएंगे। किताब मिली जुली प्रतिक्रिया वाली है, न तो बहुत बुरी न तो बहुत अच्छी। हाँ, किताब की एंडिंग बहुत ही लाजवाब है। किताब का यह भाग हमें बहुत पसंद आया। किताब एक बार पढ़ने लायक ज़रूर है, ज़रूर पढ़िए। लेखक के बहुत सारे ज्ञान का अनुभव लीजिए। तब तक पढ़ते रहिए, खुशहाल रहिए। मिलते हैं और एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।